गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल और नमस्कार सभी को। एक बार फिर से मैं आपके सामने हूँ, ओमकार सिंह, न्यूज़ हेडल इंडिया टीवी की तरफ से। और जैसे कि आप जानते हैं कि हम कोशिश करते हैं कि आपके सामने कुछ एक्सक्लूसिव लेके आएँ जो कि बहुत जानकारी से भरपूर हो और आपके लिए भी फ़ायदेमंद हो। आज हमारे साथ हैं ईएनटी सर्जन डॉक्टर रिचिका ग्रोवर जी, और ये आज हमारे साथ बातचीत करेंगे स्पेशल ईएनटी के ऊपर। और हम कोशिश करेंगे कि इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन रहेंगे और जो भी इंक्वायरीज रहेगी हम आपके सामने लेके आएँ और कहीं ना कहीं आपकी उसमें हेल्प हो सके। तो सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं डॉक्टर रुचिका ग्रोवर जी का हमारे चैनल के लिए। थैंक यू सो मच कि आप हमारे साथ आए हो। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। थैंक यू मैम, जैसे आप भी जानते हो और सभी जानते हैं कि आज की जो लाइफ है बहुत ही बिजी लाइफ चल रही है। लाइक हर एक बंदा एक दौड़ में, एक भाग में चल रहा है और कहीं ना कहीं हम जो हमारी पुरानी लाइफ से जो रिलेट करते हैं तो हम बहुत बहुत उसमें पीछे चले गए हैं। जैसे अगर हम इन्वायरमेंट की अगर हम बात करते हैं तो आज इतना पोल्यूशन हो चुका है और उससे रिलेटेड हमें कई डिसीज़ हमारे अंदर आ रहे हैं। और स्पेशली क्या होता है कि जो हमारे बहुत ही सेंसिटिव पार्ट रहते हैं, जैसे हमारा एयर हो गया, नोज़ हो गया, थ्रोट हो गया, इनके ऊपर पोल्यूशन का बहुत इफेक्ट पड़ता है जी। तो मैं वही कहूँगा कि आज हम उसी के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि बहुत बहुत जो लोग हैं इससे जूझ रहे हैं इसके ऊपर और इससे सफ़र हो रहे हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि आज आपके साथ वो बातचीत करें कि लोगों को वो सारा सोल्यूशन मिल सके। ज़रूर। और मैम, पहले तो आप मुझे बताइए कि लाइक हर एक बंदे को नहीं पता होता कि व्हाट इज़ एग्जैक्टली ईएनटी। तो मुझे आप बताइए कि ईएनटी और क्या है और किस किस से ये रिलेट होता है और इसमें क्या क्या ऑपरेट करते हो, या इसमें क्या क्या आप उसको डिसीज़ को सही करते हो। ईएनटी का मतलब है ईयर नोज थ्रोट, यानी कि कान, नाक और गला। कुछ लोगों को ये मिसकंसेप्शन होती है कि इसमें आईज भी आती हैं, लेकिन इसमें आईज नहीं, सिर्फ कान, नाक और गले की स्पेशलिटी है। तो इसके अंदर हम कान से रिलेटेड जैसी भी बीमारी हो, नाक से रिलेटेड एलर्जीज, हड्डी, पॉलिप, इस रिलेटेड गले के टॉन्सिल, स्नोरिंग, थायराइड और कुछ सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स जो थूक बनाने वाली ग्रंथियां हैं, उनमें जो बीमारियां होती हैं उससे डील करते हैं। और कुछ ओरल कैंसर्स और हेड एंड नेक कैंसर्स के साथ भी इसमें हम डील करते हैं। ओके, जैसा कि आपने बताया कि इसमें जो हमारे बेसिकली जो इसमें रहते हैं वो नोज़, एयर और थ्रोट होता है और बेसिकली जी। कुछ और भी इसमें रहता है। जी। और मैम, आज हम कोशिश करते हैं कि हम एक टॉपिक हम अपने नाक के ऊपर लेके चलते हैं, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो इससे रिलेट होती हैं। बिल्कुल। क्योंकि हमारी फैमिली में भी इनफैक्ट होते हैं, हमारे दोस्तों में भी होते हैं, हमारे कई फ्रेंड्स में भी होते हैं जो इसको सफ़र करते हैं, इससे जूझते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आप उस चीज़ के ऊपर बात करें। मुझे सबसे पहले तो मैम आप ये बताइए कि सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम होती है हमारे नाक को लेके, वो हर एक फैमिली में भी होती है और हमारे फ्रेंड सर्कल में होती है, जिसको हम स्नोरिंग बोलते हैं या खराटे बोलते हैं। जी। और मैम, ये बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बहुत सारी रिलेशन भी डिस्टर्ब होते हैं और कई बार तो फैमिली भी डिस्टर्ब होती है। तो यूएसए में तो नंबर 1 कॉज ऑफ डिवोर्सेस है स्नोरिंग। एग्जैक्टली, मैंने भी पढ़ा था कि यूएसए में भी ये बहुत सारा, इसकी वजह से बहुत सारे डाइवोर्स भी होते हैं। और मेरे भी लिंक में, इनफैक्ट आपके लिंक में भी ऐसे लोग होंगे जो इससे सफ़र कर रहे हैं। जी। और आप प्लीज़ हमें बताइए कि स्नोरिंग के क्या सिम्टम्स होते हैं, ये कहाँ से शुरू होती है और हम क्या चीज़ का एहतियात रखेंगे जिससे हमारा कम हो सके, और क्या ये आज की टेक्नोलॉजी मशीनरी से भी सही हो सकती है या नहीं हो सकती है, ये हमारे व्यूवर्स को प्लीज़ आप बताइए। जी। तो स्नोरिंग जो आपने मुझसे पूछा, ये बहुत ही एक वास्ट टॉपिक है। ये ईएनटी में एक सुपर स्पेशलिटी बन चुकी है, क्योंकि हमारे लाइफस्टाइल्स आजकल इस तरह के हो गए हैं कि स्नोरिंग जो है वो बढ़ रही है। स्पेशली पंजाबी कल्चर्स में स्नोरिंग काफ़ी ज़्यादा है बिकॉज ऑफ ओबेसिटी, मोटापा और जैसे खाने पीने की लोगों की आदतें हैं। इसका कारण सबसे पहले तो मेल्स में ये सबसे ज़्यादा होती है, फीमेल्स में कंपैरेटिवली कम होती है। सेकेंडली मोटापा होने से, ओबीज होने से ये प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा होती है। थर्डली ड्रिंकिंग हैबिट्स और अच्छी नींद ना आने की वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है। अब ये तो रही हमारी लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स। इसके अलावा हमारे नाक की हड्डी, नाक में बढ़ा हुआ मांस, गले में, तालू में, जीभ में बढ़ा हुआ मांस या फैट डिपॉजिशन की वजह से स्नोरिंग की प्रॉब्लम होती है।
जब हम सोते हैं तो हमारा तालू और जो काग है उसकी वाइब्रेशन की वजह से ये स्नोरिंग की प्रॉब्लम होती है। लेकिन स्नोरिंग ही सबसे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा खतरनाक जो प्रॉब्लम है वो स्नोरिंग के साथ में ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया से ये मतलब है कि जब इंसान सोता है तो उसके सोते सोते सांस में रुकावट आती है। स्नोरिंग और के साथ के अलावा जो ज़्यादा खतरनाक है वो है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का मतलब कि सोते सोते इंसान का जो सांस है वो रुक जाता है कुछ सेकंड्स के लिए, जिसकी वजह से हमारे शरीर को ऑक्सीजन नहीं पहुंच सकता और इसके वजह से बहुत ख़तरनाक हादसे जैसे कि हार्ट अटैक, ब्रेन में स्ट्रोक और नींद में इंसान की मौत भी हो सकती है। हमने कई बार सुना है कि कोई रात को सोया तो था लेकिन जागा नहीं और उसको सोते सोते हार्ट अटैक हो गया। सो आमतौर पे इसका कारण यही होता है, स्नोरिंग और ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, जिसकी वजह से उसकी सांस रुक गई और हार्ट और ब्रेन को ऑक्सीजन कम होने की वजह से उसका देहांत हो गया। अब इसका हम इलाज क्या कर सकते हैं? पहले तो इसका कोई इलाज नहीं था स्नोरिंग और स्लीप एपनिया, क्योंकि ये एक रिलेटिवली नया फील्ड है, लेकिन धीरे धीरे इसमें काफ़ी रिसर्च हुई है और अब हम काफ़ी हद तक इसको क्योर कर सकते हैं। सबसे पहले तो इसमें जो हमारी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हैं वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, दैट इज़ वेट लॉस। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो उसको आपको नॉर्मलाइज़ करना होगा, चाहे डाइट के साथ, चाहे एक्सरसाइज के साथ, या सर्जिकली उसको इम्प्रूव करना होगा। एंड पेशेंट का BMI जो है वो 25 से 27 के बीच में जो है वो होना चाहिए, जिसमें स्नोरिंग के सिम्टम्स जो हैं वो कम हो जाते हैं। सेकेंडली, जो नाक में कारण रहते हैं जैसे नाक की एलर्जीज़, नाक की हड्डी टेढ़ी होना, नाक में मांस बड़ा होना, इन सब को ट्रीट करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें जो हैं ये हम इजीली ट्रीट कर सकते हैं, जिसमें कोई बहुत लंबी चौड़ी सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन इसके अलावा, इसके बियॉन्ड अगर हमें जाने की ज़रूरत पड़ती है तो मरीज़ के तालू पे और जीभ पे और नीचे सांस के रास्ते पे भी ऑपरेशन करने की ज़रूरत पड़ सकती है, या उनका जो जबाड़ा है उसको आगे लाने की ज़रूरत पड़ सकती है, ताकि जो सांस का रास्ता छोटा हो गया है उसको हम वापस नॉर्मल कर सकें और उनका सांस नहीं रुके। तो इस तरीके से हम उनकी ट्रीटमेंट जो है वो कर सकते हैं। बहुत बढ़िया मैम, जैसे कि आपने बहुत ही डिटेल के साथ ये हमें बताया कि स्नोरिंग क्या होती है और व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड, कि किस वजह से ये होती है। और मैं बिल्कुल आस कर रहा हूँ कि हमारे जो व्यूवर्स हमें देख रहे हैं उनको आप काफ़ी अच्छी जानकारी मिली है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता था कि हम कौन से प्रिकॉशंस लेंगे या कौन सी सावधानियाँ ले सकते हैं कि हमें ये चीज़ें आगे जाके फेस करनी नहीं पड़े। जैसे आपने बताया कि ड्रिंकिंग हैबिट जो आजकल हमारे पंजाब में बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग हैबिट है और लोग अपना ध्यान नहीं रख रहे हैं। ओबेसिटी के जो लोगों को ओबेसिटी है उनकी वजह से भी होती है। और एक चीज़ आपने जैसे मैम बताया कि जो हमारे नाक की जो हड्डी होती है जो बढ़ जाती है, ड्यू टू सम रीज़न बढ़ जाती है, उसकी वजह से भी कई बार ये स्नोरिंग का होता है। बिल्कुल। और मैम हमारे व्यूवर्स को ये भी बताइए कि ये जो नाक की हड्डी का जो बढ़ जाना है या जिन लोगों की ये बढ़ जाती है, ये जेनेटिक्स होती है जहाँ ये कुछ ऐसे रीज़न की वजह से होती है, या क्या इसके पीछे क्या होता है कि ये हमारी नाक की हड्डी जो बढ़ जाती है, क्योंकि बेसिकली ये आमतौर पे नहीं होती है, लेकिन जो ये चीज़ हो जाती है उनके लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड ये चीज़ें होती है। और प्लीज़ हमारे व्यूवर्स को बताइए कि इसका रीज़न क्या है और कैसे ये होती है, बढ़ती है ये। तो उनका नाक की हड्डी जो है वो कुछ लोगों में पैदाइशी जेनेटिकली बड़ी होती है और बाकी कुछ लोगों में जैसे बचपन में कोई गिर गया या चोट लग गई और उस टाइम पे उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उस वजह से जो है वो हड्डी टेढ़ी हो गई। उस टाइम पे उसका इतना पता नहीं लगता, बट जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उस टाइम पे उसके ग्रोथ के साथ हड्डी का टेढ़ापन जो है वो बढ़ता है और फिर उसको उसके सिम्टम्स जैसे कि नाक बंद होना और रेशा बनना, ये सब जो है स्टार्ट होता है। ओके, यही बहुत बेसिक चीज़ें थी जो हम अपने व्यूवर्स को बताना चाह रहे थे और आई होप हमारे व्यूवर्स इससे काफ़ी अच्छी जानकारी लेंगे। और फर्दर्स जो डिटेल रहेगी, मेडिकल हॉस्पिटल अमृतसर is one of the best hospital in Amritsar, and of course Dr. Ruchika Grover is one of the best ENT surgeon in Amritsar.
तो आप यहाँ पे आके भी इनके साथ कंसल्ट कर सकते हैं। और मैम आगे बातचीत का सिलसिला बढ़ाते हैं। अब मुझे ये बताइए कि क्योंकि हम नाक के ऊपर सारी इंटरव्यू कर रहे हैं, जी कई बार क्या होता है कि हमारे जो हमें फ्लू हम जिसको बोल सकते हैं, जहाँ हमें पंजाबी में जपा जुकाम जिन्हों कह देने हैं, कई बार वो लोगों का बहुत लम्बा चलता है और नाक बहती रहती है और वो अपने हाथ में रुमाल लेके वो बस इस चीज़ से सफ़र करते रहते हैं। कई बार उनको बहुत बुरा भी फील होता है कि मैं अगर पब्लिकली जाऊंगा तो उनको छिंकें आती हैं, ऐसा होता है। बिल्कुल। तो ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं हमारे पोल्यूशन से रिलेटेड हैं या इसका क्या रीज़न है, वो हमारे व्यूवर्स को आप बताइए प्लीज़। डेफिनेटली जो लगातार ज़ुकाम लगा रहता है, एलर्जीज़ इसका सबसे बड़ा कारण है। एंड ऑफ कोर्स जो एलर्जीज़ का रोल, एनवायरमेंटल पोल्यूशन का रोल एलर्जीज़ में सबसे अधिक रहता है। एनवायरमेंटल एलर्जीज़ के अलावा साइनोसाइटिस की बीमारी, जिसको आमतौर पे साइनस कहा जाता है, उसकी वजह से भी हो सकता है, जिसके अंदर के रेशा नाक के अंदर और साइनसेस के अंदर जम जाता है और लगातार थोड़ा करके वो निकलता रहता है, जिसकी वजह से मरीज़ों को लगातार ज़ुकाम, रेशा, नाकबंद, छींकों की प्रॉब्लम जो है वो रहती है। एंड डेफिनेटली जब किसी को एलर्जी है तो उसके साथ वो प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो बेसिकली ये पोल्यूशन भी इसका कहीं ना कहीं पे रीज़न रहता है। जी डेफिनेटली जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो पोल्यूशन ही रहता है। पोल्यूशन और डस्ट और हमारे एनवायरनमेंट की वजह से एलर्जीज़, सांस के रास्ते में एलर्जीज़ पैदा होती हैं और उन एलर्जी की वजह से नाक के अंदर सूजन पैदा होती है, जिसकी वजह से केमिकल्स रिलीज़ होते हैं हमारे नाक में, जिनसे कि सूजन और रेशा दोनों चीज़ें पैदा होती हैं और उस रेशे की वजह से नाक बहता है और गले में आता है और जिससे कि प्रॉब्लम्स जो है वो बढ़ती हैं एंड फाइनली वो दमा तक क्रिएट कर सकती हैं। बहुत बढ़िया मैम। और ये इससे रिलेटेड एक छोटा सा और क्वेश्चन अभी रिसेंटली मेरे दिमाग में आ रहा है कि जैसे जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है, लाइक दोज पीपल हु फेसिंग दिस प्रॉब्लम, कई बार उनका सांस जो लेने में उनको बहुत प्रॉब्लम होती है, तो कई बार वो एकदम से हड़बड़ा जाते हैं, अब क्या करें। और एक इंसानियत के नाते और बीइंग ए डॉक्टर मैं भी ये चाहूँगा कि आप प्लीज़ हमें बताइए कि अगर कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड किसी पेशेंट को होते हैं कि एकदम उसकी सांस रुक जाती है, जहाँ वो हड़बड़ी में उसको समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, तो एक तरह से एकदम से वो क्या उस समय प्रिकॉशंस ले सकता है कि डॉक्टर से जाने से पहले वो ठीक ठाक से उस डॉक्टर तक पहुंच सके, या क्या वो प्रिकॉशंस ले सकते हैं? देखिए ये डिपेंड करता है कि जो मरीज का सांस रुक रहा है वो किस वजह से सांस रुक रहा है। क्या उसको नाक से सांस नहीं आ रहा है, क्या वो अपने फेफड़े में सांस नहीं भर पा रहा है, या उसको कोई हार्ट की प्रॉब्लम हुई है जिसकी वजह से वो ब्रीदिंग नहीं कर पा रहा है, या फिर ये बहुत बार ये साइकोलॉजिकल कंपोनेंट भी होता है जिसकी वजह से मरीज को लगता है कि मुझे सांस नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसा कुछ इशू होता नहीं है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सबसे पहले हम उसको देखें कि किस वजह से पेशेंट को प्रॉब्लम है। और अगर कोई इमरजेंसी है, जैसे कि किसी को हार्ट अटैक की वजह से या और इस तरह से, या कोई खाना जो फंस गया फूड पाइप में या विंड पाइप में, उसकी वजह से सांस नहीं आ रहा है, सो इट इज़ एन इमरजेंसी एंड पेशेंट को इमीडिएटली हॉस्पिटल में रश करना है और वहाँ पर उसका इमीडिएट ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। और मैम एक चीज़ और मेरे अभी दिमाग में आ रही है कि जैसे क्योंकि इस इंटरव्यू के बाद बहुत सारे क्वेश्चनर भी होंगे, बहुत सारे व्यूवर हमें भी फ़ोन करें, इनफैक्ट यहाँ पे भी आएंगे, हमारे ऑफिस भी आएंगे। आप प्लीज़ हमें बताइए कि आप मेडिकेड हॉस्पिटल जो अमृतसर में काफ़ी अच्छा एक नाम बना चुका है अपना, के पास अगर हम ईएनटी को ही लेके चलें, क्या स्पेशल सर्विसेज हैं, क्या फैकल्टीज़ हैं, क्या मशीनरीज़ हैं और क्या टेक्निक्स हैं कि हम लोगों को बहुत बेहतर तरीके से सही कर सकते हैं? अगर लोग यहाँ पे आते हैं तो किस तरह से उनको अच्छे से और बहुत ही जल्दी रिलीफ मिल सकता है? आप प्लीज़ हमारे व्यूवर्स के साथ ये भी शेयर करिए। जी सो मैं ये कहना चाहूँगी कि ईएनटी 20 साल पहले तक बहुत लाइटली लिया जाता था और ईएनटी इसके पास लोग ज़्यादातर जाना पसंद नहीं करते थे, लेकिन और जो ऑपरेशन भी होते थे इनके वो इतने सक्सेसफुल नहीं थे। लेकिन अभी 20 साल में ईएनटी इज़ वन ऑफ द ब्रांचेस जिसमें इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट हो चुकी है कि हम बहुत ही इक्विपमेंट के साथ, अपने टेक्निक्स के साथ हम मोस्ट ऑफ जो डिजीज़ेज़ हैं, जो बीमारियां हैं, उनको बहुत अच्छे से और परमानेंटली ट्रीट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि उनका कारण क्या है। एंड आई एम प्राउड टू से दैट
Medicaid has one of the best equipped ENT centers in Amritsar. We have all the latest equipments and machinery which is required to give the best results. We have the best of OTs, हमारे माइक्रोस्कोप्स, हमारे एंडोस्कोप्स, हमारे पास एक कोबलेशन मशीन है जिसके साथ हम ब्लडलेस और पेनलेस सर्जरीज कर सकते हैं, और हमारे पास डिब्राइडर है जिसके साथ हम यहाँ नाक की रसौलियाँ और बाकी मांस जो बड़ा होता है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से रिमूव करके बेस्ट रिजल्ट्स दे सकते हैं। जैसे कि आपने बताया कि अभी अमृतसर में ईएनटी के लिए और स्पेशल सर्विसेज आपके हॉस्पिटल में प्रोवाइड कर रही हैं, और आप रसौली का भी ऑपरेट करते हो, उसका भी करते हो। बहुत बढ़िया बात है मैम कि आप अभी अमृतसर में बैठे हो और लोगों को ये अपनी सर्विसेज दे रहे हो। और मैम जैसे मुझे पता चला कि आप डॉक्टर पेशे के साथ आप कहीं ना कहीं सोशलाइजेशन में भी काफ़ी उसमें इन्वॉल्व रहते हो। जी डेफिनेटली। और अभी जैसे मुझे पता है कि आपने पहले यहाँ पे कॉकलियर इम्प्लांट करके भी आपके वहाँ यहाँ पे एक सर्विसेज है जी, जो 5 साल के छोटे बच्चों के लिए आप स्पेशल करते हो। जी। तो क्योंकि मेरे काफ़ी व्यूवर्स ने हमसे पूछा था, अगर आप डॉक्टर के पास इंटरव्यू कराओ तो ये भी आप प्लीज़ पूछना। आप हमें बताइए कि कॉकलियर जो इम्प्लांट है वो आपके हॉस्पिटल में हो रहा है, जैसे आप करते हो, क्या उन लोगों के लिए कुछ स्पेशल आपके पास सर्विसेज हैं, ऑफर है, या सुविधाएं हैं जिसको हम हिंदी में कहते हैं? जी डेफिनेटली। सबसे पहले तो कॉकलियर इम्प्लांट उन लोगों के लिए किया जाता है जिनकी सुनाई की शक्ति बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और उनको मशीन लगाने से भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। सो ये हम बच्चों में भी कर सकते हैं, एडल्ट्स में भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ बच्चे जो गूंगे बहरे ही पैदा होते हैं बिकॉज ऑफ जेनेटिक रीजंस और फॉर वट एवर रीज़न, उनमें कॉकलियर इम्प्लांट उनके लिए लाइफ सेविंग और लाइफ गिविंग होता है। आई वुड से कि उनकी ज़िंदगी बिल्कुल बदल जाती है वंस दे गेट एन इम्प्लांट। क्योंकि कॉकलियर इम्प्लांट एक महंगा ऑपरेशन है, इम्प्लांट की कॉस्ट ही काफ़ी ज़्यादा है, तो बहुत सारे लोग जो हैं जिनको ज़रूरत है, बच्चे और उनके पेरेंट्स उसको अफोर्ड ही नहीं कर पाते हैं। सो इसके चलते जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, उन्होंने कॉकलियर इम्प्लांट के लिए एक एडिप स्कीम स्टार्ट करी हुई है जिसके अंदर हम उन बच्चों को फ्री में इम्प्लांट कर सकते हैं। तो हमें सरकार की तरफ से इम्प्लांट आता है, हमें सरकार की तरफ से जो पेमेंट्स वगैरह की जाती हैं, और जो पेरेंट्स हैं जो बच्चे के, उनको टेस्ट के अलावा और कोई खर्चा नहीं करना पड़ता है। सो आई फील कि ये उनके लिए बहुत ही अच्छी सुविधा है। और पंजाब में लगभग 1 से 4% पॉपुलेशन है जिसमें किसी ना किसी तरीके से हियरिंग लॉस है, और उसकी स्क्रीनिंग करके अगर हम इन स्कीम्स में या अदरवाइज भी अगर हम इम्प्लांट करें तो इट वुड बी रियली गुड फॉर दी स्टेट एंड द नेशन। बहुत बढ़िया मैम, जैसे अभी आपने बताया कि आपके पास ये सारी फैसिलिटीज़ हैं, और मैं भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा उन सारे माँ बाप से, उन सारे पेरेंट्स से कि जिनके बच्चे इस बीमारी से सफ़र हैं, इसको फेस कर रहे हैं, सुनने और बोलने और गूंगे बहरे की को फेस कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फिनेंशियल रीज़न के कारण वो नहीं कर पा रहे हैं। और जैसे मैम ने बताया कि वो मेडिकेड हॉस्पिटल से कांटेक्ट कर सकते हैं, और जैसे इनको सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से वो सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, और सारे पेरेंट्स एक बहुत बिल्कुल मामूली सा खर्चा करके वो अपने बच्चे को फिर से उस दौर में वापस लेके आ सकते हैं, और नॉर्मल जो बच्चे हैं तो उनके साथ वो लाइन में खड़ा सकते हैं। और एक बहुत ही बढ़िया ये एक कदम है और बहुत ही बढ़िया एक अचीवमेंट है मेडिकल हॉस्पिटल के लिए, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा उन सभी से कि आप इस फैसिलिटी का फ़ायदा उठाएँ। ये थे मैम रिचिका ग्रोवर जी, जो अमृतसर में ENT स्पेशलिस्ट सर्जन हैं, और आज हमारे साथ इन्होंने बहुत ही एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के लिए हमें टाइम दिया। हम बहुत थैंक्स करते हैं मैम का। थैंक यू ओमकार जी, मुझे न्यूज़ हेडलाइंस इंडिया में आमंत्रित करने के लिए। इट वाज वेरी गुड। बहुत अच्छा लगता है कि हम अपनी इंफॉर्मेशन जो है जनरल पब्लिक में इम्पार्ट कर सकते हैं और उनको कुछ सीखने को मिले। थैंक यू वेरी मच मैम, आपने हमें टाइम दिया। और व्यूवर्स के जो भी क्वेश्चन रहेंगे और जो भी इनकी क्वेरीज रहेंगी वो हमें आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि हम सभी के कमेंट्स और जो भी हमारे पास जो भी मैसेज आएंगे उनको रिप्लाई करें। कैमरामैन हरपिंदर सोनी के साथ ओमकार सिंह, न्यूज़ हेडलाइंस इंडिया, अमृतसर।